हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गैलेक्सी परिवार की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस टू लीडिंग द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। जो क्रांतिकारी हैं उनका विरोध फ्रांस में क्यों हुआ, क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसके क्या कारण थे, उनको डिस्क्राइब करिए। क्या कारण थे? द सर्कमस्टेंसेस दैट द काजेज आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन द फ्रांस वर। फ्रांस में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो क्यों फूटा, क्यों हुआ, इसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला है सोशल इनइक्वलिटी। आपने पढ़ा, हमने बताया सामाजिक असमानता। फ्रांस सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 स्टेट। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस सोसाइटी था वो 3 स्टेट में बटा था। फर्स्ट वन इज पादरी, सेकेंड इज नोबेलिटी, और तीसरा स्टेट हुआ करता था, उसमें पीजेंट्स हुआ करते थे, ऑफिशियल हुआ करते थे, छोटे छोटे व्यापारी हुआ करते थे। इट वॉज ओनली थर्ड स्टेट ओनली पे टैक्सेस। और जो कर देने वाले लोग थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट में ही थे, तीसरे स्टेट में ही। मीन्स जो पीजेंट्स थे, किसान, ऑफिशियल और बिजनेसमैन, यही कर देते थे। क्लर्गी एंड नोबेलिटी वर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। जो पादरी वर्ग था, ये नोबेलिटी वर्ग था, इनको टैक्स से छूट मिली हुई थी, इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। एक तो ये रीजन था। फिर सब्सटेंस क्राइसिस, कुछ और क्राइसिस थे, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1789। जो आबादी 1715 में 23 मिलियन हुआ करती थी वो 1789 में 28 मिलियन हो गई। फूड ग्रेन वर नॉट नाउ इन ग्रेट डिमांड। अनाज की जो मांग थी बहुत अधिक बढ़ गई। प्राइस ब्रेड शॉर्ट अप, जो ब्रेड्स के प्राइस थे बहुत अधिक बढ़ गए। वेजेस डिड नॉट कीप पीस विद राइजिंग प्राइसेस। और जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे थे उस हिसाब से मजदूरी थी वो नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। दिस लेड सब्सटेंस क्राइसिस, इससे सब्सटेंस क्राइसिस हुई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, आर्थिक समस्याएं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड, लंबे समय तक जो युद्ध चल रहे थे उससे हुआ क्या, हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, संसाधन थे वो सूख गए, कम हो गए। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, जैसे आर्मी को व्यवस्थित करने का खर्चा, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी दफ्तर चलाने का खर्चा, यूनिवर्सिटी चलाने का खर्चा, एंड द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो राज्य को बाध्य होके, मजबूर होके टैक्स में वृद्धि करनी पड़ी, तो आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। तो ये भी एक रीजन था रिवोल्यूशन होने का। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, धीरे धीरे जो मिडिल क्लास था वो मजबूत हुआ। द मिडिल क्लास emerged एजुकेटेड एंड वेल्दी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो मध्य वर्ग था वो शिक्षित होने लगा धीरे धीरे, और वेल्दी, धनी भी हो गया। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी गिवन प्रिविलेज बाई बर्थ। उनका ऐसा मानना था कि समाज में किसी भी व्यक्ति को जन्म से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम वर पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर। जो समानता और फ्रीडम का, जो फ्रीडम की समानता है, उसको जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने आगे रखा कि सभी के साथ जो समान विचारधारा है, आज़ादी के परिप्रेक्ष्य से, वो सबके साथ समान होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंशनली इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग द पीपल। और ये जो विचारधारा होती थी इसको कॉफ़ी हाउस में डिस्कस किया जाता था, सैलून्स में डिस्कस किया जाता था, और धीरे धीरे ये लोगों के बीच फैल गया। कुछ इमीडिएट काजेज हुए, जैसे ऑन 5 मई
1789, 5 मई 1789 को लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक सभा बुलाई कि जो राज्यों का कर है उसको हम एक नया प्रस्ताव पास करेंगे, उसके लिए न्यू टैक्सेस, नए कर लगाएंगे। थर्ड स्टेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रपोजल, जो तीसरा स्टेट था जो अभी तक सिर्फ वही कर देते आए थे, उन्होंने इसका विरोध किया। बट ईच स्टेट हैव वन वोट, द किंग रिजेक्टेड दिस अपील, क्योंकि प्रत्येक स्टेट को एक ही वोट डालने का अधिकार था, तो इसलिए जो राजा था उसने इस अपील को ठुकरा दिया। दे वॉकड आउट ऑफ असेंबली, इसलिए जो थर्ड स्टेट के सदस्य थे वो असेंबली से वॉकआउट कर गए, चले गए। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे, ये सब सर्कमस्टेंसेस थे जिससे रिवोल्ट हुआ फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, जो क्रांति हुई इससे फ्रेंच सोसाइटी के किस समूह को फायदा हुआ। विच ग्रुप वर फोर्स टू लिंकिस पावर, और किस ग्रुप को अपनी जो पावर थी उनको छोड़ना पड़ा या उनकी कमज़ोर हो गई। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन, और कौन सा वर्ग समाज का कौन सा हिस्सा निराश हुआ इस आंदोलन से। द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट के जो धनी सदस्य थे, ठीक है, जो मध्य वर्ग में आते थे, बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से जो थर्ड स्टेट के रिचेस्ट पर्सन थे, जो मिडिल वर्ग में आते थे, इनको फ़ायदा हुआ। द क्लेर्गी, जो पादरी वर्ग होता था, एंड द नोबेलिटी, जो नोबेल संप्रभु वर्ग हुआ करता था, वर फोर्स टू रिलिंकिश पावर, उसको अपनी पावरों से हाथ धोना पड़ा, छोड़नी पड़ी। द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड वुमेन वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, जो गरीब वर्ग हुआ करता था समाज का, महिलाएं हुआ करती थी, उनको निराशा हुई विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, इस क्रांति से। एज द प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी वॉज नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि जो समानता का वादा किया गया था उसको नहीं पूरा किया गया इन फुल मेजर, पूरी तरीके से, एट द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, जो फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से लोगों ने देखा 19th और 20th सेंचुरी में। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, जो उदारवादिता है और लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था फ्रांस की क्रांति का। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, ये फ्रांस से जो यूरोप का दूसरा हिस्सा था वहाँ तक यही मांग पहुँची। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबॉलिस्ड, ठीक है, जहाँ जहाँ सामंती प्रथा का अंत हो गया था वहाँ वहाँ ये मांग पहुँची। इट इंस्पायर्ड द जर्मन्स, इटालियंस एंड ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो दियर ऑप्रेसिव रेगमीज, और इससे जर्मन इंस्पायर हुआ, इटालियंस इंस्पायर हुए, ऑस्ट्रियन इंस्पायर हुए, जो उनकी पुरानी रूढ़िवादी प्राचीन राजतंत्र है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द स्ट्रगलिंग नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हु वर ग्रोनिंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज, और इससे उन देशों को भी प्रेरणा मिली जो फ्रांस की क्रांति हुई, जो देश संघर्ष कर रहे थे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से, उनको भी प्रेरणा मिली कि कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत रूप से दो उदाहरण हैं हु रेस्पॉन्ड आइडिया कमिंग फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस क्रांति है वहाँ से जो आइडियाज इनको मिले इनको उन्होंने माना, उनको फॉलो किया। तो ये दो उदाहरण भी हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लोकतांत्रिक अधिकार उनकी लिस्ट बनाइए। वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिनको हम आज की तारीख में एंजॉय कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, जिनकी ओरिजिन कहीं ना कहीं फ्रांस के क्रांति से हुई थी। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? वी कैन ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक राइट्स टू एंजॉय टुडे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों को दर्शाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार, और है राइट टू जस्टिस एंड सिक्योरिटी, न्याय और सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट, क्या आप इससे सहमत हैं कि जो यूनिवर्सल राइट्स हैं उसका जो संदेश था वाज बेसेट्स विथ कॉन्ट्रडिक्शन, ये किससे भरा हुआ था? प्रतिरोध से, विरोधों से भरा हुआ था। क्या आप इससे एग्री करते हैं? इसको एक्सप्लेन करिए। द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बेसेड विद कॉन्ट्रडिक्शन, ये यूनिवर्सल जो राइट हैं, सार्वभौमिक अधिकार हैं, ये जो संदेश था ये बेसेट से भरा हुआ था। कैसे? मैनी आइडियल्स इन द डेमोक्रेसी ऑफ राइट ऑफ मैन सिटीजन, मैन एंड सिटीजन, जो घोषणा की गई, डिक्लेरेशन की गई, जो राइट्स हैं मैन एंड सिटीजन के, नागरिक के, वर रिप्लेट विद डबियस मीनिंग, इसमें जो बहुत सारे मीनिंग से उसमें संदेह था, पक्षपात था। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन इंजूरियस टू सोसाइटी, ऐसे कानून बनाए गए, ऐसे नियम बनाए गए कि कोई भी ऐसा कार्य होता है जो समाज के लिए नुकसानदायक है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हैड नथिंग टू से अबाउट क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, और अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई क्रिमिनल करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, द डिक्लेरेशन स्टेटेड दैट, और ये जो घोषणा की गई थी, बतलाती थी, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल बिल, जो कानून है ये सब जो सामान्य लोग हैं इनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, तो जितने भी नागरिक हैं इसके निर्माण में, इसके फॉर्मेशन में सभी का अधिकार है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और सभी इसके सामने बराबर हैं। जो कानून है तो इसमें सभी की सहभागिता है और सभी इसके सामने बराबर हैं। लेकिन व्हेन फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जब ये लोकतांत्रिक राजतंत्र बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सिटीजन इंक्लूडिंग मेन अंडर एज ऑफ 25 एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट टू ऑल। एक तरफ तो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, सबकी सहभागिता जरूरी है, दूसरी तरफ जब ये संवैधानिक राजतंत्र बन गया तो लगभग 3 मिलियन सिटीजन्स, तो इसमें वे लोग शामिल थे मेन अंडर एज 25, एक तो पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, और दूसरा सभी महिलाएं, उनको वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया। हेंस बाय दिस यूनिवर्सल राइट पुअर वर सप्रेस्ड, इस प्रकार जो गरीब थे तो यूनिवर्सल राइट से उनको दबाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अवेलेबल फॉर रिच, संविधान किसके लिए सिर्फ था? रिच के लिए। वुमेन वर टोटली नेग्लेक्टेड इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में, फैसले लेने में महिलाओं को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड बी यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के उदय को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आफ्टर फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1792, 1792 में फ्रांस के गणतंत्र बनने के बाद द रूलर रॉबेस्पियरे गिव मोर प्रिविलेज टू द वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो शासक था रॉबेस्पियरे, इसने समाज का जो धनी वर्ग था, समृद्ध वर्ग था, उसको प्राथमिकता दी। फर्दर ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेट हिमसेल्फ, तो अपने आप को कहीं ना कहीं राजतंत्र का प्रस्तुतकर्ता मानता था। दिस लेड टू राइन ऑफ टेरर फॉर द फॉलोइंग मेनी ईयर्स, इसलिए आने वाले सालों में जो आए उसमें एक आतंक का डर बना रहा, भय बना रहा। आफ्टर रॉबेस्पियरे's रूल केम टू एन एंड,
रॉबespierre के रूल के अंत के बाद अ डायरेक्टरी वॉज फॉर्म्ड, एक डायरेक्टरी का निर्माण किया गया, फॉर्मेशन किया गया। अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ऑन इंडिविजुअल, जो पावर होती थी किसी व्यक्तिगत के हाथ में होती थी, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, तो उसको दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए फॉर्मेशन किया गया डायरेक्टरी का। मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी ऑफन फॉट अमंग देमसेल्व्स, इसके जो सदस्य हुआ करते थे अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। लीडिंग टू टोटल चाओस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो इस प्रकार जो टोटल चाओस था, खुशी थी, और राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है, वो नहीं हो पाई। दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, इससे फ्रांस में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। दिस वाज अ कंडक्टिव सिचुएशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट टुक द राइन ऑफ पावर एज मिलिट्री डायरेक्टर, तो परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट ने मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पे शासन स्थापित किया, सत्ता ग्रहण की।